नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। इस वक्त जो मेरे बगल में विराजमान है वो भोजपुरी के बड़े ही प्रसिद्ध राइटर हैं और इन्होंने एक से बढ़ के एक गाने दिए हैं और जो ट्रेडमार्क कहा जाता है पवन खेसारी दोनों के लिए गाने लिखते हैं और बड़े ज़बरदस्त गाने लिखते हैं। अजीत जी हमारे साथ। सबसे पहले तो सर स्वागत है चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं चौकस भारत के माध्यम से सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। क्या बात है सर। शुरुआत करते हैं जो कंट्रोवर्सी जो पहले चलता है उसी से शुरुआत करते हैं। पवन खेसारी दोनों लोगों के लिए आप गाने लिखते हैं लेकिन कंट्रोवर्सी में कभी आप आए नहीं है, कैसे बच जाते हैं? मैंने अक्षरा जी के लिए भी लिखा है और साथ में मेरा भी गाना आया था एक, उसमें रैप भी गाया था। कुछ नहीं होता है बेसिकली। कंट्रोवर्सी तो वहाँ होता है ना जहाँ लोग आपस में भिड़ते हैं। मेरा हमेशा से काम रहा है एक क्रिएटिविटी का, तो मैंने क्रिएशन किया है और मुझे वो अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों में उलझना मुझे अच्छा है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल तो टीम की लॉबी बन गई है ना सर, पवन टीम खेसारी टीम, तो बीच में कैसे आप बच के रह जाते हैं? लेकिन पर्टिकुलर मैं किसी एक के लिए काम करूँ तो ना, टीम तो वो होता है ना कि हम साथ में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। सिर्फ एक मैं तो कंपनियों के लिए काम करता हूँ और हमेशा से अलग ही दिशा रहा है मेरे काम का। तो मेरे गाने को जो जस्टिफाइड करते हैं उनके साथ काम होता है, तो उसमें टीम वाली बात ही नहीं होती। तो मुझे हमेशा से अच्छा यही लेवल लगा है और मैं इजी वे इसमें काम भी करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए ये क्वेश्चन से लोग रुक जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी जर्नी को लेकर के, क्योंकि उनको मसाला चाहिए था, थोड़ा मसाला मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं आपकी लाइफ को। कब से भोजपुरी में आपका करियर स्टार्ट हुआ, कैसे करियर स्टार्ट हुआ, कैसे भोजपुरी के राइटर बने और क्या क्या मुश्किलें सामने आई सर आपके? बात करें भोजपुरी तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि भोजपुरी जहां से मैं हूं वहां तो भोजपुरी का भाषा ही नहीं है। एक अंगिका का भाषा होता है। शिवहर ज़िला मेरा है, बिहार में एक छोटा सा ज़िला है। मैं मुंबई गया था 2009 में और फैमिली स्थिति बहुत तगड़ा नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी फैमिली की कंडीशन। तो मैं काम के सिलसिले में गया था और वहाँ जाने के बाद हालांकि पवन जी को मैं पहले से सुनता था और गाने उनके फ़ैन तो थे ही, लेकिन उस वक्त महुआ टीवी पे प्रोग्राम आता था जिस प्रोग्राम का नाम था सुर संग्राम। तो मुझे सिंगर बनने की बड़ी चाहत थी एकदम कि सिंगर बनूं, वैसे बड़ा स्टेडियम में, मैं बड़े स्टेडियम में गाना गाऊं, लोग मुझे देखें। तो मुंबई पहुंचा जॉब के सिलसिले में। मुंबई में जॉब करते 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 सिंगिंग की तरफ रुचि थी, लेकिन राइटर कब बन गया ये मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन 2015 मुझे याद है कि मैं 2015 से इंडस्ट्रीज में काम करने लगा। कुछ छोटे मोटे एल्बम किए एज ए राइटर। मैंने 2-3 फिल्में करी एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी। कुछ फिल्म रिलीज़ हुए, कुछ नहीं हुए। तो ये जर्नी थी 2015 तक की। 2016 में मेरा पहला गाना हिट हुआ था जो फिल्म बम बम बोल रहा है काशी का गाना था, जिसको गाए थे रितेश पांडे जी और प्रियंका चोपड़ा जी प्रोड्यूसर थी। आम्रपाली जी और दिनेश जी उस फिल्म को लीड कर रहे थे। वहाँ से मेरी जो एक मार्केट की जो रनिंग थी वहाँ से शुरू हुई थी 2016 से। फिर 2017, 2018, 2019 साल में एक एक गाने आते गए। लेकिन ऐसे ही गाने मेरे रहे कि हमेशा से मैंने कभी अपने आप को बदला नहीं लोगों के लिए। मेरी जो क्वालिटी थी जिसमें मैं परफेक्ट था, मैंने हमेशा से वही काम किया। अच्छा, शुरुआत से ही भोजपुरी लाइन में के बारे में सोचना, गाने सुनना, सिंगर बनना एक अलग चीज़ थी, लेकिन उसके अलावा क्या ऑक्यूपेशन था जिसके कारण आप मुंबई गए? क्योंकि टारगेट तो वो था नहीं कि मुझे भोजपुरी के लिए करना है, वो तो एक शौक था कि चलिए भोजपुरी के लिए चले गए। तो मेन टारगेट क्या था, मुंबई जाने का कारण क्या था और उसके बाद सीधा टर्न हो गए भोजपुरी की तरफ कैसे? मुंबई जाना मेरा मेन टारगेट है। जैसे मैंने कहा कि फैमिली स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, तो फैमिली स्थिति को ठीक करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, ये मेन मकसद था मुंबई जाना। फिल्मी करियर नहीं था। क्या बात। अच्छा सर, एक बड़ा चीज़ होता है, आप राइटर हैं, आपके गाने बड़े अच्छे शानदार लगते हैं, लेकिन बात आती है शिक्षा को लेकर के कि जिस तरीके के आजकल भोजपुरी में गाने बन रहे हैं या जिस तरीके से शब्दों का चयन किया जाता है गानों में, उसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पढ़े लिखे गायक नहीं है, तुकबंदी मिलाई जाती है और उसको कहा जाता है कि वो राइटर है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? शिक्षा कितनी ज़रूरी है राइटरों के लिए? राइटरों के लिए नहीं, शिक्षा तो हर क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। लेकिन बेसिकली राइटरों के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि कहा गया है कि पढ़ना जो है वो भरना है और लिखना जो है वो छलकना है। तो जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक हम छलकेंगे नहीं। तो ये बात तो सही है कि तुकबंदी मिलाना और आजकल जो गाने चल रहे हैं वो सब गाने, लेकिन इनका एक क्लास नहीं। सर, अगर बात करते हैं रिक्रिएशन के ऊपर,
रिक्रिएशन लगता है कि लगभग आप ही से शुरू हुआ, जहाँ तक अगर माना जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तमाम गाने आए जो हिंदी में आए, जो गाने बहुत हिट थे, उसको दोबारा रिक्रिएशन करना, उस चीज़ को लाना, और एक चैलेंज होता है कि ऑडियंस को कैसा लगेगा। बहुत सारे आपने गाने खेसारी जी, अक्षरा जी के लिए किए हैं और बहुत सारे गाने हिट भी रहे हैं, तो उन गानों के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, कितना चैलेंज होता है राइटर के रिक्रिएशन? देखिए, वैसे तो हमें पटना से कई सारे कॉल गए हैं, बनारस से कई सारे कॉल आए हैं, राइटरों के यहाँ, राइटरों की टिप्पणियाँ बहुत सारी आती हैं मुझे कि रिक्रिएट लिखना कोई राइटर का काम नहीं होता है, उसमें तो एक मंजिल तय होती है, आपको चल के जाना है। ये सवाल हमेशा से, आप ही नहीं, मतलब सब लोग ये सवाल हमसे करते हैं कि रिक्रिएट कितना कठिन होता है। तो आज मैं पहली बार किसी न्यूज़ पे बता रहा हूँ इस बात को कि रिक्रिएट ठीक उतना ही कठिन है जितना पैदा हो के एक जगह बना लेना। तो रिक्रिएट मैंने ही शुरू किया था, और मुझे लगता है आई थिंक कि मैं रिक्रिएट 2017 में शुरू किया था, जब मेरा पहला रिक्रिएट गाना आया था, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले भरे। क्योंकि यू नो कि मैं जब पहली बार इंडस्ट्री में आया तो उस वक्त हमारे काफ़ी दोस्त थे, जैसे स्वर्गीय श्री श्याम देहाती जी थे, आजाद सिंह जी थे, पवन बाबा थे, उस वक्त भी विनय जी गाना लिखते थे, विनय बिहारी जी थे, मनोज मतलबी जी थे, प्यारे लाल कवि जी थे, तमाम राइटर गाना लिख रहे थे। हमारे बहुत ही अच्छे भाई थे हैं, आर पंकज जी थे, गोविंद विद्यार्थी जी। तो मुझे लगा कि अगर राइटर ही बनना है तो हम एक टाइप के राइटर बने, सब में सिमिलर नहीं हो। जब भी बात आए गाने लिखने की, जब भी किसी प्रोड्यूसर, उस वक्त म्यूज़िक का फील्ड इतना बड़ा नहीं था, जिस वक्त 2016 और 15 की बात करें, उस वक्त इंडस्ट्रीज फिल्मी थी, एल्बम का उतना बड़ा दौर नहीं था। आज एल्बम का दौर है, फिल्म का दौर बहुत कम हो गया है। तो मैंने सोचा कि जब किसी प्रोड्यूसर और किसी डायरेक्टर के जहन में अगर किसी अच्छे गीत और संगीत की बात आए तो लोग मेरा नाम मेरे टाइप में लें कि नहीं, इस टाइप के गाने अजीत मंडल लिख सकता है, इस टाइप के गाने आज़ाद सिंह जी लिख सकते हैं। तो मैंने हमेशा से चुना, मैंने रैप शुरू में स्टार्ट किया, तो उस वक्त भोजपुरी के लिए रैप बहुत नया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद मैंने रिक्रिएट गाना शुरू किया, उस वक्त भी सफल नहीं हुआ, तो करते गया, काफ़ी सारे फिल्मों में गाना लिखते गया, लेकिन मेरा मकसद 2021 में जाके पूरा हुआ, जब मेरा पहला गाना आया, जय जय शिव शंकर, पग घुंघरू बांध और पानी पानी। उसके बाद तो इंडस्ट्रीज पूरा रिक्रिएट में घुस चुका था, और पहले मैं सारेगामा के लिए शुरू किया रिक्रिएट। अभी हर कंपनी से मुझे अपॉर्चुनिटी आती है रिक्रिएट के लिए, जबकि अभी टिप्स से आने वाला है और टी सीरीज से आ भी चुका है लॉन्ग लाइची। तो ये कहना बहुत कठिन होता है, इजी होता है कहना कि हम रिक्रिएट में, एक जैसे कि पग घुंघरू में मैंने एक पग घुंघरू बांध ट्रैक किया गया है, हम उस पर चल के जाना है, लेकिन वहाँ तक चल के जाना कितना कठिन है, मैंने सारे राइटरों को चैलेंज किया है कि एक बार करके देखें तो समझ में आएगा। अच्छा, वही चीज़ कितना चैलेंजिंग होता है कि आपने एक बार कलम से जो लिख दिया, क्या एक ही बार में अप्रूवल हो गया कि रिक्रिएशन में एक बार जो मैंने लिख दिया वो अप्रूवल हो गया कंपनी की तरफ से? सर, रिक्रिएट में तो तेल निकल जाता है। मुझे याद है कि मैंने पूरे 1 महीने में पानी पानी गाना लिखा है, 8 वर्जन मैंने गाने को बनाया है, मैंने 8 अलग अलग फीमेल सिंगर से गाना गवाया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जो रिक्रिएट आप करते हैं तो उसके लिए हम उन सिंगरों से एनओसी लेते हैं और अप्रूवल लेते हैं जो सिंगर का पहला हिट होता है। लाइक कि पानी 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 उस वक्त प्रॉपर फेम गाना था, हिंदी चैनल पे बादशाह का गाना बज रहा था, उस वक्त हम लोगों ने भोजपुरी किया था। 4 गाने बादशाह खुद रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि उस वक्त बादशाह को आना, हम लोगों ने फाइनल नहीं किया था कि बादशाह आएंगे और भोजपुरी में रैप करेंगे। ये भोजपुरी में रैप करेंगे उन्होंने बादशाह खुद डिसाइड किया। जब गाना प्रॉपर बन के गया, खेसारी जी गाना गाए, जब रीनी चंद्रा जी का ऑडियो गया उनके पास, उसके बाद गाना शूट हो चुका था, प्रॉपर गाना शूट हो गया, हुआ कि उनका हिंदी रैप लगाएंगे। जब बादशाह के पास ये गाना बन के गया कि उनको सुनना है, तो बादशाह ने खुद से कहा कि गाना इतना अच्छा बन गया कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं भी इसको भोजपुरी में रैप गाऊँगा। फिर मेरे पास कंपनी का फ़ोन आया, मुझे बद्री जी का फ़ोन आया कि बादशाह गाएंगे और भोजपुरी में गाएंगे। फिर मैंने भोजपुरी में रैप गाया था। मुझे याद है बादशाह आए थे स्टूडियो, 5 मिनट स्टूडियो में थे, 30 सेकंड में उन्होंने रैप कंप्लीट किया और 5 मिनट में स्टूडियो से निकल गए थे, और गा के इतना खुश होकर गए स्टूडियो में कि माहौल ही अलग हो गया था। मतलब सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने अपना रैप खत्म कर दिया। 30 सेकंड, 5 मिनट स्टूडियो में थे वो, 30 सेकंड में रैप खत्म किया था उन्होंने। मुझे लगा कि यार बादशाह है और पहली बार हम लोग काम करें, समझाना पड़ेगा, भोजपुरी बोलेंगे, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उनको लिख के दिया पेपर पे, उन्होंने 30 सेकंड में पूरा कंप्लीट करके निकल आए। आई कांट बिलीव कि हम लोग मतलब सोचते रह गए कि आदमी आया और कैसे हे चलबू का ग्लास बखाली भरबू का साथ, मतलब इतना इजली गा के निकल गए वो। तो तब समझ में आया कि यार भोजपुरी भाषा सही में कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, और कितने बड़े, ये तो दो राय की बात ही नहीं ना कि भाषा कितना बड़ा है, और आज कहाँ कहाँ भाषा चल रहा है। हम भी लंदन में जाके अवार्ड शो करके आ रहे हैं, हम भी सिंगापुर में जाके अवार्ड शो करके आ रहे हैं। तो फिर छोटी छोटी चीज़ों में हम कहाँ फंसे हैं, ये समझ में आज तक नहीं आया कि हम छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ फंसे हैं।
अच्छा सर, एक जो इन दिनों कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उस पर सवाल करूंगा, आपकी मर्जी, आप बोलना चाहे नहीं। मेरा सवाल, एक वायरल वीडियो हो रहा है, फेक वीडियो है जो अक्षरा जी का है, इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। तमाम यूट्यूबर हैं जो लेकर के उनके वीडियो को लेकर के कह करके कि उन्हीं का वीडियो है, फलान ढिमकान अलग अलग चीज़ें वो लोग शुरू किए हुए हैं। इस पर आपकी क्या सोच है, ये मुझे जाननी है। हम अगर बोल देंगे कि मैं देश का अगला प्रधानमंत्री तो ये तय है हम बन जाएंगे? आप ही बताइए। मैं बोल दूं कि मैं अगला प्रधानमंत्री लेकिन हूं सर इस देश अगर का, बहुमत मिल जाए तो बन सकते हैं। तो बहुमत मिलेगी तब ना। तो यहाँ तो यूट्यूबरों ने बहुमत बना ली है। यूट्यूबर के बहुमत बनाने से थोड़ी होगा। यूट्यूबर बोल देगा कि नहीं पवन सिंह फ्लॉप सिंगर है, खेसारी लाल फ्लॉप सिंगर है, हनी सिंह फ्लॉप सिंगर है, तो ये मान लेंगे थोड़ी ना। अब किसी के बारे में कुछ हो रहा है तो पहले तो उसका जांच पर, हमारे यहाँ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमने गाली दे दिया तो उसने गाली दे दिया। अरे गाली दिया है, क्या दिया है, पहले उसकी जांच करिए, पड़ताल करिए, उसके बाद में कुछ करेंगे। कि अब लंगटे दुनिया ना चली तो हम भी लंगटे नाचने लगेंगे।